हेलो गाइस। हमारे नाइन्थ मैथ्स असाइनमेंट की जो सीरीज़ चल रही है उसमें हमने लास्ट टाइम सेक्शन बी का चैप्टर 7 और चैप्टर 9 का सॉल्यूशन देखा था। आज उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं और सेक्शन बी के चैप्टर नंबर 11 और 12 का सॉल्यूशन देखते हैं। आज के वीडियो के साथ हमारा सेक्शन बी का सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा और नेक्स्ट वीडियो से हम लोग सेक्शन सी का सॉल्यूशन देखना स्टार्ट करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो शुरू करते हैं चैप्टर 11 और 12 सेक्शन बी नाइन्थ मैथ्स असाइनमेंट का सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन इसमें चैप्टर 11 आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वो वाला चैप्टर है। तो आपको इस चैप्टर के जितने भी फॉर्मूलाज है वो अच्छे से लर्न कर लेने हैं क्वेश्चन करने से पहले। और हर एक शेप का टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया और उसका क्या वॉल्यूम होता है उसका फॉर्मूला एक बार अच्छे से लर्न कर लेना है। तो फॉर्मूला लर्न हो जाए उसके बाद आप क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर पाओगे। पहला क्वेश्चन इसमें गिवन है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कोन हुज रेडियस इज 6 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन पढ़ते टाइम सबसे पहले आपको शेप पहचानना है, क्या क्या गिवन है वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है और उसके बाद हमें क्या चीज़ फाइंड करनी है। वॉल्यूम फाइंड करना है, कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉटेवर। तो सबसे पहले क्या शेप है और क्या इन्फॉर्मेशन है उसे अपने एक बार ध्यान में लेंगे और दी गई इन्फॉर्मेशन को लिख लेंगे अच्छे से। तो कौन है ऐसा ध्यान में ले लिया और इन्फॉर्मेशन अब मैं लिख रहा हूँ, जैसे कि रेडियस, तो रेडियस इज 6 सेंटीमीटर, आर इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर हमने लिख दिया। एंड हाइट इज 7 सेंटीमीटर, कौन का हाइट एच 7 सेंटीमीटर है। अब पूछा है वॉल्यूम, तो अब यहाँ से आपको फार्मूला लर्न होना चाहिए। तो जैसे ही अपने फार्मूला लर्न होगा तो आप सीधे बता पाओगे कि वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है सर। तो वॉल्यूम ऑफ कौन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसमें नोन वैल्यूज अपने रख देनी है बस, और कुछ नहीं। और सिंपल कैलकुलेशन, 1/3 का वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर मतलब 6 × 6 इंटू एच, एच की वैल्यू उन्होंने 7 दी है। तो ये 7 कैंसिल हो जाएगा, इस 3 से ये 6 को कट करके 2 लिख सकते हैं। तो लास्ट में हमें मिल जाएगा 22 × 2 × 6, 22 × 2 होगा 44, 44 × 6, 44 × 6 करो तो 6 4 ज़ा 24, 6 4 ज़ा 24 एंड 2 26। तो लास्ट में अपने को वॉल्यूम मिल गया, वॉल्यूम इक्वल्स टू 264। हाँ, इसका यूनिट, जब भी आप सरफेस एरिया कैलकुलेट करो या वॉल्यूम कैलकुलेट करो, लास्ट में अपने को प्रॉपर सूटेबल यूनिट रखना है। वॉल्यूम के लिए हमेशा अपने लेंथ का क्यूब रखते हैं, यहाँ पर लेंथ है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर का क्यूब लास्ट में हमें लिखना होगा। सो इस तरीके से फाइनल आंसर आपका बन जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल्स टू 264 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर इज 21 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स टोटल सरफेस एरिया। शेप है सॉलिड हेमिस्फीयर। ओके, ध्यान में ले लिया सॉलिड हेमिस्फीयर। क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, ओनली रेडियस, रेडियस इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर। सो नोट डाउन करेंगे, आर इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर। क्या पूछा है, फाइंड इट्स टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर गिवन होता है, हेमिस्फीयर उसका फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया का 3 पाई आर स्क्वायर। राइट डाउन 3, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर दैट मीन्स 21 × 21। 21 को 7 से कट करेंगे और 3 लिख देंगे, 3 पाई आर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया। ओके, सो 7 3 ज़ा 21, 3 × 22 66, 3 × 21
63 कुछ द रेडियस ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर इज 21.8 टोटल सरफेस एरिया आर इक्वल्स टू 21 ओके सॉलिड हेमिस्फीयर तो हमने 3 पाई r² लगा दिया 3 × पाई × r², 7 3 × 21 ये हमने 66 कर दिया और इसको हमने 3 × 21 3 3 × 3 1 3 ओके डन। अब 63 × 6 करना है ओके 63 × 66 6 3 18 6 6 36 37 3 7 8 7 and 8 15 7 10 11 और ये 4 सो 4158 इसका आंसर आ रहा है। तो 66 इंटू 63 करो तो लास्ट में आंसर मिल जाता है 4158 क्योंकि सरफेस एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका आंसर हो गया। ओके डन। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसी के साथ दो क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। तो स्फीयर स्फेरिकल शेप है, ध्यान में ले लिया, रेडियस कितनी है 7 सेंटीमीटर। स्फीयर और हेमिस्फीयर के केस में सिर्फ रेडियस ही देते हैं क्योंकि वॉल्यूम और स्फीयर जो भी हो सरफेस एरिया वो रेडियस पर ही डिपेंड करता है। रेडियस इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, आर इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। वॉल्यूम फाइंड करना है तो वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का 4/3 पाई r³ 4/3 22/7 r³ मतलब 7 × 7 × 7 3 बार हमने 7 लिख दिया। ये 7 कैंसिल हुआ और कुछ कैंसिल होगा नहीं, और कुछ कैंसिल नहीं होगा। 4 × 22 तो वो हो गया 88। 7 × 7 वो हुआ 49 और नीचे क्या है? नीचे है 3। सो वॉल्यूम हमें मिल रहा है 88 × 49। तो 88 और 49 का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा देख लेते हैं। 49 और 88 का मल्टीप्लिकेशन 9 8 = 72, 8 4 = 32 एंड 7 32 एंड 7 39। अगेन 392 आएगा, ऐड करो 9 to 11 4 9 and 4 13। सो इट इज़ 4312। 88 और 49 का मल्टीप्लिकेशन 4312, इसको डिवाइड करो 3 से। ओके तो अब आप इसको एग्ज़ाम में क्या करोगे? डिवाइड करोगे तो हो सकता है डेसिमल में भी आए, कोई बात नहीं आप लिख सकते हो। लेकिन आपका जो असाइनमेंट है उसमें उन्होंने मिक्स फॉर्म में लिखा है। मिक्स फॉर्म में मतलब 4312 को डिवाइड किया, ठीक है, और जो भी रिमाइंडर बचा फिर उसको पॉइंट तक डिवाइड नहीं किया। मैं आपको बताता हूँ, जैसे 4312 है, इसको आप 3 से डिवाइड करोगे। सो 3 1 सा 3 1 3 3 4 सा 12 3 3 सा 9 और 2 बचा 22 3 7 सा 21, बस इतना। तो अब आपको इससे आगे नहीं बढ़ना है, जब पॉइंट लगाने की बारी आए तब रुक जाने का और इसको फिर इस तरीके से लिखना है 1437 1437 फिर 1/3। 1 कहाँ से आया? तो ये जो रिमाइंडर बचा यहाँ पे वो ऊपर, और ये जिससे हम डिवाइड कर रहे थे वो यहाँ पर नीचे, यानी 1437 वो अपना इंटीजर हुआ और डेसिमल पार्ट क्या हुआ 1/3। ओके ये इस तरीके से इन्होंने आंसर लिखा है इसका। यहाँ पे हम नीचे लिख देते हैं देयर फॉर वॉल्यूम इक्वल्स टू 1437 1/3, इसको कर देते हैं स्क्वायर में। ओके
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है, फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन whose slant height is 10 centimeter and base radius is 7 centimeter। क्या क्या चीज़ें गिवन है? स्लैंट हाइट ऑफ कोन, स्लैंट हाइट ऑफ कोन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल एल से, और वो 10 सेंटीमीटर गिवन है। एंड बेस रेडियस इज 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर बेस रेडियस आर। ओके, क्या पूछा है? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन, या सिंपली कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। क्या होता है फॉर्मूला कर्व्ड सरफेस एरिया कोन के लिए? होता है पाई आर एल। वैल्यूज़ रखेंगे 22/7 इंटू आर। आर है 7, स्लैंट हाइट एल 10 दिया हुआ है, तो ये एक तो एकदम सिंपल हो गया। 7 से 7 डायरेक्ट कट होगा, 22 इंटू 10 दैट इज़ 220। क्या है? एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके ग्रेट। ये लास्ट में हमारा ये हो गया आंसर। कोई बात नहीं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हेमिस्फेरिकल बाउल हैज़ अ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। A hemispherical bowl has a radius 3.5 centimeter. What would be the volume of water it would contain? तो कोई भी जो वेसल है, कोई भी वेसल कितना अमाउंट ऑफ वाटर कंटेन कर पाता है? तो जितना उसका वॉल्यूम होगा, जितना उसका कैपेसिटी होगा। वॉल्यूम को दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं? कैपेसिटी कहते हैं। तो हेमिस्फेरिकल बाउल का वाटर कैपेसिटी फाइंड करना है तो सिंपली हमें उसका वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो शेप है हेमिस्फीयर, फाइंड करना है वॉल्यूम, और दिया हुआ है रेडियस। सिंपल, r इक्वल्स टू 3.5 सेंटीमीटर। अब हाँ, कुछ बच्चों को क्या होता है कि रेडियस या डायमीटर अगर डेसिमल में दे दिया, पॉइंट में दे दिया, तो उन्हें कैलकुलेट करने में दिक्कत आती है। तो ऐसे बच्चों को क्या करना है कि जो डेसिमल में नंबर दिया है उसको अपने फ्रैक्शन फॉर्म दे देंगे। तो 3.5 को आप लिख सकते हो 35/10। ओके, बट आप इसको जब रखोगे तो बहुत लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम में क्यूब आता है आर का। तो 35 इंटू 35 ऐसा नहीं करना है। आपको जो भी फ्रैक्शन लेना है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। जैसे 35 और 10 में अभी क्या है, दोनों में कॉमन फैक्टर है 5। कॉमन फैक्टर अगर मिल रहा है तो उसको फिर कट कर लो। तो 5 से कट करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा 7/2। तो फिर अपने 7/2 रखो। अगर आप 3.5 रख के कैलकुलेट कर सकते हो तो नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर आपको पॉइंट से दिक्कत हो रही है तो आप इसे फिर 7/2 भी लिख सकते हो। 3.5 मतलब क्या हुआ? 3.5, और 7 का हाफ करोगे तो वही मिलेगा 3.5, वही, कुछ अलग नहीं है। चलो, तो फाइंड क्या करना है? व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ वाटर इट वुड कंटेन। हाँ, वॉल्यूम फाइंड करना था। सो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का फॉर्मूला वॉल्यूम के लिए 2/3 πr क्यूब। वैल्यूज़ रखो, 2/3 पाई, 22/7। आर कितना लेना है? 7/2। कितनी बार लेंगे? क्यूब है तो 3 टाइम्स, 7/2, 7/2 इंटू 7/2। अब यहाँ पे काफ़ी सारे नंबर्स हो गए, एकदम आराम से कट करना। 7 को 7 से, ये 2, ये 2, 22 को 2 से कट करोगे तो 11। तो लास्ट में आंसर मिलता है 11 इंटू 7 तो 11 एज इट इज़, 7 इंटू 7 49 हो जाएगा, और नीचे 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। तो मिल रहा है 11। चलो नेक्स्ट पेज पे लिख देते हैं। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज़ 11 इंटू 7 था, 49 हो जाएगा, और नीचे 2 इंटू 3 था, देख लो। 11 इंटू 7 ऊपर 49 हुआ, नीचे 3 and 2 6। ओके, इसका मल्टीप्लिकेशन होगा 9, 9 and 4 13, 4 and 1 5, 539/6
6 11 इंटू 49 हो जाएगा 539। ओके, और उसको 6 से डिवाइड कर देना है, 539/6। सो 6 8 ज़ा 48, 2 एंड 3 5 बचा, 59 हुआ, 6 2 एंड 3 5 59, हाँ 6 9 ज़ा 54, 5 बचा, पॉइंट लगाया आपने, ज़ीरो किया, अगेन 6 8 ज़ा 48। ओके, 2 बचा, ज़ीरो किया, 6 3 ज़ा 18। अब ये 3 3 3 ये चलता रहेगा, सो अपने खाली इतना ही कंसिडर कर लेते हैं। सो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज़ 89.83। अब क्योंकि रेडियस किस में दी थी बच्चों, कहाँ गया रेडियस, हाँ आपने ने यूनिट ही नहीं लिखा, सेंटीमीटर, रेडियस सेंटीमीटर में थी, तो वॉल्यूम भी सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। सो वाटर का कैपेसिटी, मतलब सॉरी, हेमिस्फेरिकल जो बाउल है वो इतना अमाउंट का वाटर कंटेन कर सकता है, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज 4851 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड इट्स डायामीटर। तो अब ये जो क्वेश्चन है, इसमें आपको अभी तक कैसे क्वेश्चन आ रहे थे, तो रेडियस दिया था, डायमीटर दिया था, आपको वॉल्यूम या सरफेस एरिया फाइंड करना होता था। इस बार अभी पहले से वॉल्यूम दिया है, वहाँ से अपने को डायमीटर फाइंड करना है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। बस ध्यान में ये रखना है कि लास्ट में डायमीटर कितना है स्फीयर का वो लिख कर आएंगे। तो देखो, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज 4851। चलो, स्फीयर का वॉल्यूम कौन से फॉर्मूला से, 4/3 πr³ से। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू 4851। अब इसमें क्या करना है, नोवन वैल्यूज़ रख देनी है, या तो हाँ ऐसा भी कर सकते हो कि ये जो पाई है उसको, चलो पहले वैल्यूज़ रख देते हैं फिर बाद में ले जाएंगे वहाँ पे। ओके, अब कुछ नहीं करो, 7 3 को अपने इक्वल्स टू के वहाँ ले जाना है, 22 और 4 को भी उस साइड ले जाना है। अगर यहाँ पे कैंसिल आउट होता तो कैंसिल आउट कर लेते पहले, बट हो नहीं रहा, ठीक है, तो सबको अपने वहाँ ले जाओ। तो हमें मिलेगा r³ इक्वल्स टू 4851 इंटू 3 इंटू 7। ओके, नीचे 4 एंड 22। ग्रेट, चलो नेक्स्ट पेज पे इसको कॉपी कर लेते हैं, 4851 3 इंटू 7। लेफ्ट साइड पर क्या था, r³ इक्वल्स टू 4851 3 इंटू 7 विच इज़ 21, और नीचे था 4 इंटू 22 विच इज़ 88। अब 4851 और नीचे है 88, देखो 88 11 के टेबल में आता है, 11 8 ज़ा 88, बट क्या ये भी 4851 भी 11 से कट होगा, तो 11 से कट होगा या नहीं ये जानने के लिए क्या करना चाहिए, अपने को जो ऑड प्लेसेस पर डिजिट्स है उनको ऐड करो, तो 8 और 1 9, फिर जो इवन प्लेसेस पर जो डिजिट्स है जैसे ये 4 और 5 इनको भी ऐड करो, तो 4 और 5 भी कितना हुआ, 9। तो इवन प्लेसेस पर जो डिजिट्स है उनका एडिशन माइनस ऑड प्लेसेस पर जो डिजिट्स है उनका एडिशन, उन दोनों का डिफरेंस लेना है फिर, और अगर डिफरेंस 11 से डिविजिबल हो तो नंबर भी 11 से डिविजिबल होता है। तो 9 माइनस 9 यहाँ पे मिल रहा है, 8 प्लस 1 वो भी 9, 5 प्लस 4 वो भी 9, तो 9 माइनस 9 क्या होगा, 0, और 0 हर नंबर से डिविजिबल होता है। तो 0/11 क्योंकि डिविजिबल है, तो 4851 जो है वो 11 से डिविजिबल होगा। 88 भी 11 से डिविजिबल है, 4851 भी 11 से डिविजिबल है, तो सीधा अपने 11 से कट कर देते हैं।
चलो, सो इसको कट करो 11 से, 11 फोर ज़ा 44, 4 बचा, 45 हुआ, अगेन 11 फोर ज़ा 41, ओके। अब 1 बचेगा, 1 1 11, सो 11 1 ज़ा 11 और नीचे 8। सो हम लोग इसको लिखेंगे यहाँ पर 441 इंटू 21 अपॉन 8, और ये है आर क्यूब, ओके। अब यहाँ पर एक केयरफुल स्टेप क्या है, तो पूरा मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है। पूरा मल्टीप्लिकेशन करके 8 से डिवाइड करो फिर आंसर लाओ, वो भी आप कर सकते हो लेकिन वो लेंदी हो जाएगा। उससे अच्छा एक रिलेशन अपने को यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पर 21 है, और जो 441 है वो भी, वो क्या है, 21 का स्क्वायर है। तो 21 का स्क्वायर इंटू 21, तो अल्टीमेटली ऊपर जो न्यूमरेटर है वो चीज़ क्या है, 21 का क्यूब है, और यहाँ पर भी क्यूब है, तो अपने को क्यूब रूट लेने में एकदम आसानी हो जाएगी। दूसरी बात, जो 8 है वो भी किसी का क्यूब है, किसका, यस 2 का। तो 441 को आप यूँ लिख लो 21 स्क्वायर इंटू 21, 8 को आपने लिखा 2 का क्यूब, और ये चीज़ मिल रही है मुझे आर क्यूब, ओके। आर क्यूब इक्वल्स टू, ऊपर क्या होगा 21 क्यूब, ये स्क्वायर और इसका एक पावर ऐड हो गया, 2 एंड 2 प्लस 1 3, नीचे 2 क्यूब। अब अपने दोनों साइड क्यूब रूट लें तो आर का क्यूब गायब हो जाएगा, आर बचेगा, 21 का क्यूब भी गायब होगा, 21 बचेगा, और 2 क्यूब भी, मतलब 2 का क्यूब गायब हो जाएगा, 2 बचेगा। तो हमने दोनों साइड क्यूब रूट लिया तो क्यूब 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 कैंसिल हुआ, सो आर हमें मिल गया 21/2। क्या मीटर या सेंटीमीटर, तो हमें देखना है कि वॉल्यूम किस यूनिट में दिया था, तो वॉल्यूम दिया था हमें 71 मीटर क्यूब में, तो उसके बेसिस पर हमने जो रेडियस कैलकुलेट किया है वो भी सेंटीमीटर में आएगा। बट हमें यहाँ पे ख़त्म नहीं करना है, कारण उसका ये कि हमें डायामीटर पूछा है ना। तो डायमीटर कैलकुलेट करने के लिए सिंपली आप क्या कर लो कि ये जो 2 है ना, इस 2 को इस साइड ले आओ, तो ये 2r हो जाएगा, 2r इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर, एंड 2r इज़ नथिंग बट द डायमीटर ऑफ द स्फीयर, सो डायमीटर ऑफ स्फीयर इज़ 21 सेंटीमीटर। सो इस हिसाब से ये पूरा जो क्वेश्चन है एकदम अच्छे से इजीली सॉल्व हो जाएगा। ओके बच्चों, डन करें इसे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर विथ रेडियस 30 सेंटीमीटर। Find the volume of a solid hemisphere with radius 30 सेंटीमीटर। चलो, क्या है, हेमिस्फीयर है, और रेडियस उसका दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, आर इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर। ये यहाँ पे हमें क्वेश्चन में ही दे दिया गया है कि आपको पाई 3.14 लेना है, कंसीडर करना है कैलकुलेशन करते टाइम। और जब तक ऐसा ना गिवन हो तब तक अपने 22/7 जो लेते हैं वही, लेकिन अगर स्पेशली दिया हुआ है कि आर इक्वल्स टू 3.14 लेना है तो आप क्वेश्चन में वही लो, उससे कैलकुलेशन आपको ईजी रहेगी। तो आर 30 सेंटीमीटर है, और शेप जो है वो हेमिस्फीयर है, उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम हेमिस्फीयर का अभी अभी देखा था 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई कितना लेना है, 3.14 आर क्यूब, मतलब 3 टाइम्स आर लिखने वाले हम लोग, 30 × 30 × 30, ओके। तो देखो ये जो 3 है उससे अपने ये कट कर देंगे, 10 लिख देंगे, 2 × 3.14 करो तो 6.28 हो जाएगा, 6.28। ये कैलकुलेट कर लो, 3 चलो इसको पूरा ही कैलकुलेट कर लो, 900 हो जाएगा, और 900 × 10 करोगे तो 9000 हो जाएगा ये, ओके। फिर से बता रहा हूँ, 3 × 3 9, फिर ये 2 0, 900 हुआ, 900 × 10 9000 हुआ, तो मतलब 6.28 का अपने को 9 टाइम्स कंसिडर करना है। चलो देखो, यहीं पे कर देते हैं,
6.28 into 9. 8 9s are 72, 9 2s are 18, 18 and 7 25, 9 6 are 54, है ना, 54 एंड 2 56. पॉइंट कहाँ पे आएगा अभी, तो वो 3 ज़ीरोज़ भी लगा दो क्योंकि 1000 था ना, तो ये 3 ज़ीरोज़ लगा दिए, और पॉइंट कहाँ पे रखना है, तो पीछे से 2 डिजिट, यानी पॉइंट के बाद 2 डिजिट रहने चाहिए, तो इसका आंसर होगा 56520. तो पूरा मल्टीप्लिकेशन आप करोगे तो वॉल्यूम आ जाएगा 56520. क्या यूनिट रहेगा, सेंटीमीटर क्यूब. सो ये इसका फाइनल आंसर. ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन. 8 क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन इज 14 सेंटीमीटर, आर इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर, and its height is 15 centimeter, so h equals to 15 centimeter. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन. वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर एच, आर स्क्वायर एच, तो आर और एच ही चाहिए, दे दिया गया है, तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो रहा है. वॉल्यूम इक्वल्स टू 1/3 पाई r स्क्वायर एच, 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर मतलब 14 इंटू 14 इंटू एच, एच है 15, 7 2 ज़ा 14, 3 5 ज़ा 15. तो नीचे न्यूमरेटर पूरा खाली हो गया है, ऊपर 22 इंटू 2 44, 44 इंटू 14 5 ज़ा 70. ओके, फिर 7 4 ज़ा 28, 7 4 ज़ा 28 एंड 2 30, और ये लास्ट का 0. सो वॉल्यूम हमें मिल गया कोन का 3080 सेंटीमीटर क्यूब. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द हाइट ऑफ अ कोन इज 15 सेंटीमीटर if its volume is 1570 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस. तो इस बार हमें रेडियस फाइंड करना है बेस का. पाई की वैल्यू 3.14 कंसीडर करनी है, वॉल्यूम गिवन है, हाइट गिवन है, रेडियस फाइंड करना है. पहले छोटी मोटी चीज़ें लिख लेते हैं. द हाइट ऑफ अ कोन, पहले हाइट लिख लो, h इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर. फिर लिख लो फाइंड द रेडियस, रेडियस क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, रेडियस इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क. क्या गिवन है, वॉल्यूम. किसका, किसका वॉल्यूम गिवन है भाई, द हाइट ऑफ अ कोन, तो कोन का ही वॉल्यूम गिवन है. क्या होता है इसका फॉर्मूला, 1/3 पाई r स्क्वायर एच. कितना दिया है वॉल्यूम, 1570. ओके, तो वॉल्यूम इक्वल्स टू 1/3 पाई r स्क्वायर एच, और ये दिया हुआ है 1570. अब अपने इतनी चीज़ें कंसीडर करनी है, इसमें वैल्यू रखेंगे, पाई की वैल्यू रखो, एच की वैल्यू रखो, और आर स्क्वायर कैलकुलेट करो. 1/3 इंटू 3.14 आर स्क्वायर हमें कैलकुलेट करना है, एच उन्होंने 15 दिया है, और ये 1570. तो लेफ्ट हैंड साइड पर सिर्फ आर स्क्वायर रखो, बाकी सारी चीज़ें हम वहाँ जाने देंगे. अपने को लेफ्ट साइड पर आर स्क्वायर रखना है और 1570.
3 ऊपर आया मल्टीप्लिकेशन में हो गया, 3.14 एंड 15 नीचे डिवीज़न में आ गए। तो अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि ये जो 3.14 डेसिमल है ना, तो डेसिमल हटाने के लिए क्या कर लो आप, हाँ सुनो, डेसिमल हटाने के लिए आप ऊपर 2 ज़ीरो वाला 100 मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो ये पॉइंट हट जाएगा। चलो देख लेते हैं। 1570 इंटू 3 अपॉन 314, पॉइंट हटा दिया तो ऊपर हमने 100 से मल्टीप्लाई करना होगा और ये नीचे 15। ये देखो, ये 3 से 3 वन ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15। ओके, अब ये 100 को मत कट करना, वो तो उससे क्या इजीली मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। 1570 को आप कट करो तो 5 3 ज़ा 15। ओके, 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 2 5 4 ज़ा 24। तो देखो 314 ही आया एग्जैक्टली। सो 314 और ये भी 314, तो ये पूरा 314 कैंसिल हो गया और हमें मिला आर स्क्वायर इक्वल्स टू 100। आर स्क्वायर 100 है, इसका मतलब बेटा आर कितना होगा, स्क्वायर रूट ले लो दोनों साइड, तो आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट आर 100 का स्क्वायर रूट होगा 10। अब सेंटीमीटर या मीटर, तो वो जिस यूनिट में दिया था वॉल्यूम, वॉल्यूम हमें किस यूनिट में दिया था, सेंटीमीटर क्यूब में, तो इसलिए रेडियस भी सेंटीमीटर में ही होगी। तो इस तरह से ये कैलकुलेशन होगी। तो अगर आपको डिनोमिनेटर में पॉइंट डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है, तो पॉइंट के बाद अगर 2 डिजिट्स है तो अपने को ऊपर 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर ऊपर पॉइंट है तो अपने को फिर 100 से नीचे मल्टीप्लाई करना है डिनोमिनेटर में। और 100 अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो उसे अवॉइड करो कि उसको आप कट करो, क्योंकि आप उसको कट करते तो यहाँ पे 20 आता है ना। तो अपने ने इसको कट किया तो देखो सीधा 314 आया, 314 सीधा कट हुआ। तो ऐसी सारी चीज़ें ख्याल रखनी है। ओके, प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस से आएगा ये सब। इस चैप्टर की प्रैक्टिस कर लोगे तो 9th में तो काम आएगा ही आएगा, 10th में भी आपको काम आएगा। 10th में भी ये चैप्टर अच्छे नंबर्स में आता है और तब भी ये आपकी जो प्रैक्टिस है वो काम आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द रेडियस ऑफ अ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। Find the radius. So radius is question mark of a sphere whose surface area is 154 centimeter square. So sphere का surface area, sphere का surface area क्या होता है, इन्होंने पर्टिकुलर स्फीयर का एरिया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया की जगह उसका फॉर्मूला लिखो 4 पाई आर स्क्वायर। सो 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 154, 4/22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल्स टू 154। जाने दो उस साइड, सारा नंबर उस साइड जाने दो। 154 इंटू 7 अपॉन 4 इंटू 22, 4 इंटू 22। अब यहाँ पर भी जो जो नंबर है 154 वो 11 से कट होगा। क्यों, देखो ऑड प्लेसेस पर जो नंबर्स है उनका एडिशन करो, 1 एंड 4 5। इवन प्लेसेस पर एक ही डिजिट है 5, 5 माइनस 5 अगेन क्या होला, 0। 0 अगर मिल रहा है तो मतलब वो नंबर 11 से डिविजिबल है, या अगर 11 का कोई मल्टीपल मिल जाए 11 22 तो भी वो 11 डिविजिबल होता है। सो 11 से इसको कट करोगे तो 11 टू ज़ा, और इसको कट किया तो 11 वन ज़ा 11, 4 बजा 44 हुआ, 11 4 ज़ा 11 4 ज़ा 44। 14 को 2 से कट कर देंगे तो आंसर होगा 7, और ये पूरा कट हो जाएगा। 7 इंटू 7 क्या हुआ, 49। Therefore r square equals to 7 इंटू 7 और नीचे है 4। सो दिस इज 49/4। अब 49 को 4 से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको r कैलकुलेट करना है
उसके लिए आप दोनों साइड स्क्वायर रूट कंसिडर करोगे। तो 49 का भी सीधा स्क्वायर रूट 7 मिल रहा है ऊपर, नीचे 4 का स्क्वायर रूट 2 मिल जाएगा। ओके, तो स्क्वायर रूट लेने पर ये जो 49/4 है वो हो जाएगा 7/2। तो सीधा आंसर, रेडियस हमें सीधी मिल रही है 7/2, दैट इज़ 3.5 सेंटीमीटर। तो इसके लिए 49 को 4 से डिवाइड मत करो, सीधे स्क्वायर रूट ले लो। सो r इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 49/4 विच इज़ 7/2 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमने इसका रेडियस फाइंड कर दिया। आपको डेसिमल में अगर लिखना है तो यू कैन राइट r इक्वल्स टू 3.5 सेंटीमीटर। ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, the diameter of a solid hemisphere is 7 centimeter. Find its total surface area. Formula based question. The diameter of a solid hemisphere का diameter है बच्चों 7। diameter 7 हो तो रेडियस कितना होगा? रेडियस इक्वल्स टू हाफ ऑफ डायमीटर, मीन्स 7/2 सेंटीमीटर इज द रेडियस। टोटल सरफेस एरिया, हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया अभी देखा था, कितना? 3πr²। वैल्यूज रखो, 3 × 22/7, r² मतलब 7/2 × 7/2। ये 7 कैंसल, 22 को आप इस 2 से कट करके 11 लिख दो। ओके, कुछ बच रहा है और कुछ नहीं कट होगा 2 से, तो 3 × 11 33, 33 × 7 33 × 7 और नीचे 2, ये होगा टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया 33 × 7/2, 7 3s are 21, 7 3s are 21 and 2 22, so 221/2। फिर से चेक कर लो, 7 3s are 21, 1 2 कैरी गया, 7 3s are 21, 21 and 2 23, 231/2 आएगा। चलो 2 से कट कर लो, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 5s are 10, 2 5s are 10। क्या फॉर्म दिया हुआ है आंसर का? 11 115.5, क्योंकि अब टोटल सरफेस एरिया है तो यूनिट क्या लगेगी? सेंटीमीटर स्क्वायर। सो इस तरीके से आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, diameter of the base of a cone is 10.5 centimeter and its slant height is 10 centimeter. Find its curved surface area. Diameter of the base of a cone, so diameter equals to 10.5। अब जैसा पहले बताया था, डेसिमल या पॉइंट वाले नंबर्स आपको नहीं कंसीडर करने हैं, तो आप उसको चेंज कर लो। डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है तो 105/एक 0 वाला 10। आप फिर इसको 10 कॉमन फैक्टर से कट कर लो, 5 2s are 10, 5 1s are 5 और नीचे 5 2s are 10, 21/2 ये डायामीटर है। तो रेडियस इसका कितना होगा? रेडियस होता है डायमीटर का हाफ, तो डायमीटर खुद ही 21/2 है। इसका भी अब हाफ करोगे तो मतलब नीचे डिनोमिनेटर में 2 लगाओगे तो ये हो जाएगा 21/4। सो रेडियस इज 21/4 सेंटीमीटर फॉर दिस कोन। स्लैंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। कोन का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है उसको हम लिखते हैं πr/L। ओके, तो पाई की जगह 22/7, रेडियस है 21/4 और लेंथ है स्लैंट हाइट 10।
देखो 7 3 ज़ा 21, ओके। और ये कट करो 2 से, 2 11 ज़ा 22, 2 2 ज़ा 4, ये जो 2 है इसको कट करो, और ये 2 5 ज़ा 10। सो नीचे आप देख सकते हो कुछ नहीं बचा है, ऊपर बच रहा है 11 इंटू 15। क्या बच रहा है? 11 इंटू 15। 11 इंटू 15 क्या होगा? 165। कैसे बता दिया एकदम से? तो कुछ नहीं करना होता, 1 और 5 को यहाँ पर लिख दिया शुरुआत में, और लास्ट में 1 और 5 को ऐड किया, 6 हुआ। ओके, तो वो बीच में आ जाता है। लेकिन बीच में अगर मान लो कि वो 9 से बड़ा नंबर आ रहा है, जैसे 10 या 11, तो फिर आगे एक कैरी लगाना पड़ता है। तो इस पर्टिकुलर केस में कोई कैरी नहीं है, तो अपने डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 5, 1 प्लस 5, बीच में 6। तो अल्टीमेटली जो कर्व्ड सरफेस एरिया मिल रहा है वो मिल रहा है हमको 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, डन। तो इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 11 में टोटल 12 क्वेश्चन ही है। इसके बाद आपका शुरू हो जाएगा चैप्टर 12 स्टैटिस्टिक्स। और स्टैटिस्टिक्स में सेक्शन बी में एकदम जनरल क्वेश्चन है, ग्राफ नहीं बनाना है। हो सकता है कि आपको कोई ग्राफ पहले से गिवन हो डायग्राम में, या टेबल गिवन हो, उस पर से आपको क्वेश्चन पूछेंगे। तो सबसे इजी में इजी चैप्टर अगर आप बोलो तो वो यही चैप्टर है। आप इसमें बढ़िया मार्क्स स्कोर कर सकते हो विदाउट एनी, मतलब कुछ ज़्यादा आपको हार्डवर्क नहीं करना पड़ेगा इसमें। तो चैप्टर 12 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको देखकर लगेगा कि वो ये ऐसा कैसा क्वेश्चन पूछा है, लेकिन एकदम सिंपल आप इसका आंसर होगा। 2 वर्ड्स में आप इसके टोटल 2 नंबर आ जाएंगे, खाली आपको 2 शब्द लिखने हैं। पहला क्वेश्चन है, इन अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ क्लास 9th 40 स्टूडेंट्स वर आस्क्ड अबाउट द मंथ ऑफ देयर बर्थ एंड द फॉलोइंग ग्राफ was prepared for the data so obtained। 9th के किसी क्लास में, कोई सेक्शन में, ए बी सी डी किसी में सेक्शन में टोटल 40 स्टूडेंट्स थे, और उनको उनका बर्थ मंथ पूछा कि भाई तेरा जन्म कौन से महीने में हुआ, तेरा जन्म कौन से महीने में हुआ, ऐसे। और पूरा डेटा कलेक्ट किया कि भाई जनवरी में 13, फरवरी में इतने, मार्च में इतने, वगैरह वगैरह। और डेटा कंप्लीट करने के बाद उसको फिर आप देख सकते हो कि बार ग्राफ से डिनोट किया है। वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 1 2 3 4 5 6 7, और एक्स एक्सिस पर मंथ्स रिप्रेजेंट किए हैं फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर। तो यानी ये जो पहला बार है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि जनवरी में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उस क्लास में, उस पर्टिकुलर क्लास में जनवरी मंथ में कितने स्टूडेंट्स का बर्थडे आता है। तो 3 लोगों का बर्थडे आता है। फरवरी में 4 बच्चों का आ रहा है। मार्च में देर आर टोटल 2 स्टूडेंट्स, एंड सेम फॉर द अप्रैल। मई में टोटल 5 स्टूडेंट्स का बर्थडे है। जून में सिर्फ एक ही बच्चे का बर्थडे आ रहा है। जुलाई में अगेन 2। अगस्त में आप देख सकते हो 6। सितंबर में 4। और फिर अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर ये सबका सेम है। कितना है ये भी 4 है। ओके, तो मेरे ख्याल से सितंबर वाला कितना है? ये सितंबर वाला 3 है। तो अपने लिख देना है यहाँ पे, यहीं पे लिख देना है। चलो, इसका जो वाई एक्सिस का नंबर है वो यहीं पे लिख देते हैं। जनवरी में कितने हैं? तो 3 स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि वो नेक्स्ट क्वेश्चन में यही सब पूछेगा कि भाई जनवरी में कितने बच्चों का मंथ है, बर्थ मंथ। फरवरी तो टोटल 4, मार्च में 2, सेम फॉर अप्रैल। मई में ये नंबर आता है 5 जितना। जून में 1, जुलाई में 2, अगस्त में सबसे हाईएस्ट है क्या? अगस्त में 6 जितना है, इसको कर लेते हैं यहाँ पे 6। सितंबर में 3, एंड अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में 4 4 है।
तो आपने पहले ही सबका बता दिया, अब लास्ट में जो पूछा वो अपने बता देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन की शुरुआत है कि क्लास नाइन्थ के किसी सेक्शन के टोटल 40 स्टूडेंट्स को उनका बर्थ मंथ पूछा, और जो भी डेटा मिला उससे अपने ने ये ग्राफ रिप्रेजेंट किया है। अब आपको इस ग्राफ के बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ऑब्जर्व द बार ग्राफ गिवन अबव एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन, हाउ मैनी स्टूडेंट्स वर बॉर्न इन द मंथ ऑफ नवंबर। नवंबर मंथ में कितने स्टूडेंट्स का बर्थ हुआ है। तो आपको एक्स एक्सिस पर आ जाना है, यहाँ पर नवंबर ढूंढना है, ये रहा नवंबर। नवंबर वाले बार ग्राफ की हाइट देखनी है और इसको ऐसे सीधे ले जाना है यहाँ पर, और आप देखोगे कि वो 4, हमने क्योंकि पहले से ही लिखा है यहाँ पे, तो नवंबर में 4 स्टूडेंट्स का बर्थ आ रहा है। ओके, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4। आपको सिंपली इतना ही लिखना है वहाँ पे बस, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। सेकेंड क्वेश्चन, इन विच मंथ वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बॉर्न। मतलब किस मंथ में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स का बॉर्न है। तो सबसे ज़्यादा ढूंढना है तो अपने क्या ढूंढेंगे, सबसे हाईएस्ट हाइट वाला, सबसे ऊंचा बार ग्राफ ढूंढो, सबसे ऊंचा बार ढूंढो। तो हम देखेंगे कि ये भाई सबसे ऊंचा बार है यहाँ पे, और इसमें हमने पहले से लिख के रखा है कितने स्टूडेंट्स का बॉर्न आता है, तो 6 लोगों का बर्थडे आता है। बाकी में देखो कि 6 के जितना किसी का नहीं, तो सबसे हाईएस्ट मंथ कौन सा रहेगा बर्थ के लिए, तो अगस्त इसका आंसर होगा। तो आपको सिर्फ यहाँ पे अगस्त ही लिखना है और कुछ नहीं। इतना लिख दोगे तो आपके 2 नंबर आ जाएंगे, बोलो। है ना, इजी चैप्टर, एकदम इजी चैप्टर है, और स्कोरिंग चैप्टर बोलते हैं इसको, बढ़िया स्कोर कर पाओगे। सेकंड क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इनटू कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। नीचे जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है उसे कन्वर्ट करना है कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में किसे कहते हैं, तो कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वो होता है कि एक क्लास की जो अपर लिमिट होती है वो दूसरे क्लास की लोअर लिमिट होती है। जैसे मैं बोलूँ कि 0 से 10 एक क्लास हुआ, तो दूसरा भी 10 से 20। तो पहले क्लास ख़त्म कहाँ हुआ 10 पर, तो दूसरा क्लास कहाँ शुरू होना चाहिए 10 से ही शुरू होना चाहिए। तो एक क्लास जहाँ ख़त्म होता है जिस बाउंड्री पॉइंट पर, उसी बाउंड्री पॉइंट से अगर दूसरा क्लास शुरू हो तो वो कंटिन्यूअस क्लास फ्रीक्वेंसी सॉरी कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं उसको। यहाँ पे आप क्लास को देखो, तो एक क्लास है 20 to 29। अब जो दूसरा क्लास है वो 30 से शुरू हुआ, तो एक 29 पे ख़त्म हुआ क्लास, उसके जस्ट नेक्स्ट वाला क्लास 30 से शुरू हुआ है, एक नंबर से शुरू, मतलब एक ही नंबर से शुरू नहीं हुआ है, तो इसके लिए क्या होगा, डिसकंटिन्यूटी हो गई, यहाँ पे ब्रेक हो गया। तो अपने जब भी इस क्लास को जब जो मतलब क्लास और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को अपने जब ग्राफ में बनाते हैं तो अपने इसको हिस्टोग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। और आपको पता है कि हिस्टोग्राम कैसा बनता है, बार ग्राफ की तरह से अलग अलग नहीं बनाते। हिस्टोग्राम्स जो होते हैं वो सारे एक दूसरे से सटे हुए होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो हिस्टोग्राम कब बना पाओगे, तो जब आपके पास कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगा तब। बट कई बार इस तरीके से डेटा हमारे हाथ में आता है, तो उसको ज़रूरत पड़ती है कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज करने की। ओके, एक हिस्टोग्राम बनाने से पहले एक टास्क आता है। अगर आपके पास कंटिन्यूअस क्लास है तो आपको कंटिन्यूअस बनानी पड़ती है। तो हमें यहाँ पे ग्राफ तो नहीं बनाना है, सेक्शन बी है, छोटा सा ही क्वेश्चन पूछा है, तो सिर्फ हमें जो भी टेबल दिया है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, उसको सिर्फ कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज कर देना है और कुछ नहीं। और कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज करने के लिए एकदम सिंपल लॉ है, आपको लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस करना है और अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर देना है। फिर से कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ या सॉरी कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने के लिए आपको लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करना है। लोअर लिमिट मतलब ये लेफ्ट हैंड वाले जो होती है, लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करेंगे इन सब में,
और 0.5 अपर लिमिट में, यानी इसमें 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 और इसमें 0.5 ऐड कर देंगे। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन एकदम ध्यान से करना है, गलती नहीं करनी बिल्कुल। चलो 20 में से 0.5 माइनस करो तो क्या होगा 19.5। तो हमारा पहला क्लास जो शुरू होगा वो 19.5 से शुरू होगा। ट्वेंटी में से हमने क्या किया 0.5 माइनस किया, इतना मिला। 29 में वही 0.5 हमने ऐड कर देना है, तो 29.5 हो जाएगा ये। ओके, फिर सेम प्रोसेस रिपीट करनी है नेक्स्ट क्लास के लिए। 30 में से 0.5 माइनस करोगे तो मिलेगा 29.5। अगर आप सही जा रहे हो तो आपको ये नंबर्स हमेशा सेम मिलेंगे। एक क्लास का जो अपर लिमिट होगा वो नेक्स्ट क्लास का लोअर लिमिट होगा ही। अब 39 में 0.5 ऐड करो, 39.5। अब 40 माइनस 0.5, 39.5। 49 में 0.5 ऐड करो, 49.5। 50 में 0.5 माइनस किया, 49.5 मिला। 59 में ऐड किया, 59.5। 60 में से माइनस 60 में से माइनस किया तो 59.5। और 69 में अपने ऐड किया तो 69.5। ओके, फिर इसकी लास्ट क्लास की बारी है। 70 में से 0.5 माइनस करना है तो 69.5 प्लस क्या 79 में प्लस करना है, 79.5 हो जाएगा ये। तो इस तरीके से हमने क्लास को कंटिन्यूस बना दिया। ये जो डिसकंटिन्यूस क्लास थी उसको हमने क्लास को कंटिन्यूस बना दिया। उसके बाद जो फ्रीक्वेंसीज है उसमें कोई चेंज नहीं करना है। जो फ्रीक्वेंसी थी अब वैसी की वैसी लिख देनी है, 1 4 8 6 4 एंड 2। बस इतना काम करके आना है ना, इजी टास्क। बहुत अच्छे। ऐसा एक और क्वेश्चन आएगा उसमें हम फिर से एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे। चलो देखो आ गया वही, लेकिन इस बार आपको 0.5 ऐड और सब्ट्रैक्ट करने में आसानी रहेगी, छोटे छोटे नंबर है क्योंकि। वही काम है, फिर से कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इनटू कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। चलो बिना टाइम वेस्ट किए 0 में से 0.5 माइनस कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, -0.5। इसमें ऐड करो 4.5 माइनस 4.5 ऐड 9.5 माइनस 9.5 ऐड 14.5 माइनस 14.5 ऐड 19.5 19.5 24.5 24.5 20 क्या हुआ 19.5 24.5। लास्ट में 24.5 29.5। ओके, हमने बना दिया क्लास को कंटिन्यूअस। देख लो सब ओके। ये 5 है, डन। और फ्रीक्वेंसीज को कर लेंगे कॉपी, 5 7 11 14 9 एंड 7। ओके ग्रेट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। The following frequency distribution gives the height of 50 students measured to the nearest centimeters। तो ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है ये टेबल, ये क्या शो कर रहा है, 50 स्टूडेंट्स की हाइट शो कर रहा है टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर। तो इस
टेबल से अपने क्या मतलब निकालने का, तो हमें इसमें समझना है कि 12 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका हाइट 150 टू 155 सेंटीमीटर है, उसमें अपर लिमिट इंक्लूड नहीं करने की। लेस देन 155 स्टूडेंट्स, मतलब 12 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनका हाइट 155 से कम होगा और 150 या 150 से ज़्यादा होगा। 150 इंक्लूड करना है बट 155 इंक्लूड नहीं करना है। तो 12 स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका हाइट 155 से कम होगा पर 150 या 150 से ज़्यादा हो सकता है। ऐसे ही बाकी के लिए इंटरप्रेट करना है। फ्रॉम द अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये इन्फॉर्मेशन दे दी है टोटल, अब अपने को सिर्फ इसका आंसर देना है। देखो, हाउ मैनी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव हाइट 165 और मोर देन 165। कितने स्टूडेंट्स का हाइट 165 या 165 से ज़्यादा है। तो अब क्योंकि 165 पूछा है तो लोकेट करो 165 कहाँ आ रहा है, इधर आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है। लेकिन मैंने आपको बताया है कि ये जो अपर लिमिट होती है वो उसमें इंक्लूड नहीं करने की। जैसे 40 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका हाइट 165 से कम है और 160 या 160 से ज़्यादा है। ओके, तो इसमें जो 165 इंक्लूडेड नहीं है, कहाँ पे इंक्लूडेड है, यहाँ पर। तो इसके लिए ये जो 165 है उसको कैन मतलब गिनने का नहीं जब ऐसी कुछ बारी आए ना। हाउ मैनी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव हाइट 165 और मोर देन 165, क्योंकि अब मोर देन है ना, इसके लिए इसको नहीं काउंट करेंगे। लेस देन अगर 165 होता तो अपने फिर इसको देखते। तो 165 से ज़्यादा हाइट वाले कितने हैं, तो इनका हाइट 165 से ज़्यादा होगा या 165 भी होगा, क्योंकि ज़्यादा भी देखना है और 165 भी देखना है। 165 और मोर देन 165, तो वो कहाँ हो रहा है, इधर। सो 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका हाइट 165 से या 165 या 165 से ज़्यादा है और 170 से कम है। तो इनका क्या क्या इनका हाइट 165 से ज़्यादा नहीं होगा, ये जो 5 स्टूडेंट्स है। हाँ होगा ना, क्योंकि इनका हाइट तो 170 मिनिमम है। ये मिनिमम हाइट इनका 5 स्टूडेंट्स का मिनिमम हाइट कितना है, 170। तो अपने को अगर 165 या उससे ज़्यादा काउंटिंग करनी है तो 10 और 5 दोनों को काउंट करना पड़ेगा। ओके, सो इसका जो फाइनल आंसर होगा वो हम लोग लिखेंगे 10 प्लस 5, ऐसे 10 प्लस 5 विच इज़ 15। So there are 15 students whose height is 165 or more than 165 centimeters. Okay. Next देखो, how many number of students have height between 150 and 160। तो between की बात है, 150 और 160 के बीच में हमें देख लेना है। सो 150 से आप देख सकते हो मिनिमम है, उससे कम का काउंटिंग है ही नहीं। और हमें कहाँ तक देखना है, 160 तक देखना है। तो 160 तक अपने यहाँ पर रुक जाएंगे। सो 150 मिनिमम और ये 160 मैक्सिमम। कितने स्टूडेंट्स आ जाएंगे इसके बीच में, तो 12 प्लस 9। सो इसका आंसर होगा 12 प्लस 9 इक्वल्स टू 21। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। To find out the concentration of SO2 sulfur dioxide in the air in parts per million, ppm उसका यूनिट है SO2 की क्वांटिटी एयर में मापने के लिए। द डाटा वॉज कलेक्टेड फॉर 30 लोकेलिटीज़ इन अ सर्टेन सिटी। किसी शहर के 30 लोकेलिटीज़ में SO2 का कॉन्सेंट्रेशन मेज़र किया है ppm में एंड इज़ प्रेजेंटेड बिलो, इस टेबल में रिप्रेजेंट किया हुआ है। फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। देखो, तो ये फ्रीक्वेंसीज है, या तो मैं ऐसा कहूँ कि नंबर ऑफ लोकालिटीज़ है, जो किसी सिटी की 30 लोकालिटीज़ है तो ये वो नंबर है। तो 4 लोकालिटीज़ ऐसी मिली जहाँ पे SO2 का कॉन्सेंट्रेशन 0 से 0.04 ppm था। 9 लोकालिटीज़ का SO2 का कॉन्सेंट्रेशन 0.04 से 0.08 ppm था। तो इस तरीके से इसका इंटरप्रिटेशन होता है।
अब क्वेश्चन क्या पूछे है, फॉर हाउ मेनी डेज वॉज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड मोर देन 0.11 parts per million. Okay, to find out the concentration in the parts per million, the data was collected for 30 localities in a certain city and is presented below. Okay, तो मेरे ख्याल से अगर ये डेज पूछ रहा है तो फिर ये लोकालिटीज़ नहीं, एक डेज होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन में करेक्शन है। क्वेश्चन में करेक्शन ऐसा है कि ये जो फ्रीक्वेंसी है वो नंबर ऑफ डेज रिप्रेजेंट कर रही है। क्वेश्चन में लिखा है 30 लोकालिटीज़, बट एक्चुअली लोकालिटीज़ नहीं, ये 30 डेज का है। क्या है? लोकालिटीज़ नहीं है। ये कलेक्टेड, दिस डेटा वाज कलेक्टेड फॉर 30 डेज इन अ सर्टेन सिटी एंड इज रिप्रेजेंटेड बिलो। तो ये जो फ्रीक्वेंसीज है वो क्या डिनोट करेगी? नंबर ऑफ डेज रिप्रेजेंट करेगी, सिंपल। ओके, तभी वो क्वेश्चन पॉसिबल हो सकता है, अदरवाइज वो क्वेश्चन ही पॉसिबल नहीं है। देखो पूछ रहा है हाउ मेनी डेज, फॉर हाउ मेनी डेज वाज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड मोर देन 0.11 ppm। तो 0.11 से ज़्यादा हो, 0.11 से ज़्यादा हो तो 2+4+2। एक्चुअली एक और इन्हें कनेक्शन देना चाहिए। 0.11 से आप कैलकुलेट कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि 0.11 तो यहाँ कहीं बिटवीन में आएगा। तो इनको एक्चुअली पूछना चाहिए कि 0.12। यहाँ पे एक और करेक्शन है, इसकी जगह है 0.12। नहीं तो क्वेश्चन का आंसर ही नहीं दे पाओगे। कैसे दे पाएंगे? 0.11 तो यहाँ कहीं बीच में आ रहा है, और बीच 0.11 से ज़्यादा वो पॉसिबल नहीं है, तो 0.12 पूछना चाहिए उन्हें। तो 0.12 से ज़्यादा कितने दिनों तक रहा? तो मिनिमम 0.12 यहाँ पर है। तो इससे ज़्यादा अगर आपको कैलकुलेट करना है तो 2+4+2, ये इसका प्रॉपर आंसर होगा। और क्वेश्चन में एक्चुअली इन्होंने ऐसा भी देना चाहिए, बिकॉज 0.12 जो रखा है इन्होंने वो लोअर लिमिट रखा है। तो लोअर लिमिट का कभी भी क्वेश्चन बनता है तो उसमें या तो ज़्यादा आता है, ज़्यादा के साथ साथ इक्वल भी आता है। इन्होंने सिर्फ इतना लिखा है, मोर देन 0.12। इनको ऐसा लिखना चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज 0.12 और मोर देन 0.12, जैसा वो 165 का क्वेश्चन पूछा था। देखो बता देता हूँ, जैसे ये वाला क्वेश्चन था ना, देखो हाउ मैनी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हाइट इज़ 165 और मोर देन 165। अब 165 वो यहाँ पे ज़्यादा अगर पूछ रहा है तो वो लोअर लिमिट में आएगा। तो लोअर लिमिट के बराबर भी होता है या उससे ज़्यादा भी होता है। अगर आप फिर लेस देन पूछो तो लेस देन में ऐसा चल जाता है। तो कुल मिलाकर इनको क्वेश्चन ये पूछना चाहिए कि 0.12 या 0.12 से ज़्यादा कितने दिन कॉन्सेंट्रेशन रहा, सिंपल। तो 0.12 या 0.12 से ज़्यादा, 2+4+2 कितना हो जाएगा? ये 8। तो 8 डेज वो, फिर आप इसका आंसर लिख पाओगे। सो मैं स्पेसिफाई करवा ही देता हूँ आंसर में कि डेज फॉर विच concentration of SO2 was 0.12 ppm और मोर देन 0.12 ppm। तो इसका आंसर होगा
2 + 4 + 2 दैट इज़ 8। ठीक है, सो 0.12 या 0.12 से ज़्यादा वाले ये तीन क्लासेस हो जाएंगी, तो उनकी फ्रीक्वेंसीज का एडिशन 2 + 4 + 2 दैट इज़ 8। सो 8 days। क्लियर? सेकेंड, फॉर हाउ मैनी डेज was the concentration of sulfur dioxide less than 0.08 ppm? 0.08 से कम। हाँ, अभी इन्होंने सही क्वेश्चन पूछा है कि लेस देन पूछा हो तो एक चल जाता है, तो 0.08 से कम देखो कौन है ये मैक्सिमम यहाँ लगा दिया, इसमें 0.08 इंक्लूड नहीं होता, तो मैं इंक्लूड करना भी नहीं है क्योंकि लेस देन 0.08 पूछा है। तो उससे कम अपने ये दो क्लास रहेगी, 4 और 9 उसमें इंक्लूड रहेगा। तो हम लोग इसका आंसर लिख देंगे सिंपल, 4 + 9 दैट इज़ 13 days। एक सेकेंड, 4 + हाँ ये क्वेश्चन में अगर करेक्शन मतलब सही क्वेश्चन होता तो इसका भी आंसर अपने सिंपली इतना ही लिखते, 2 + 4 + 2 = 8 days। तो सर हमको कैसे पता चले गलत क्वेश्चन दिया है या नहीं? तो आपको जो समझ में आए उस हिसाब से आपको अटेम्प्ट कर देना है क्वेश्चन। अगर आप एग्ज़ाम में गलत होता है तो फिर उसका सबको बेनिफिट मिल जाता है। सब अटेम्प्ट किया हो तो नंबर मिल जाता है, खाली छोड़ दिया हो तो अपने नंबर नहीं मिलेगा। तो इसी के साथ हमने सेक्शन बी कंप्लीट कर लिया है, और सेक्शन सी का जो सॉल्यूशन है वो भी अपने जल्द ही आपको प्रोवाइड करा देंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आई होप कि आप लोग घर पर सब बढ़िया से तैयारी करेंगे और एग्ज़ाम में अच्छे नंबर्स लाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सेक्शन सी का सॉल्यूशन उसमें देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।